वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू रामानुजन एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो कि है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो कहाँ से एक्ट होता है? इट इज एक्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो कोई भी चीज अगर आप देखो तो हर चीज क्या होती है? अर्थ के टॉवर्ड्स क्या होती है? अट्रैक्ट होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्रेविटेशन इज और जस्ट ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज। तो फिजिक्स में अगर हम बोले तो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन द एनी टू बॉडीज। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो every object attracts every other object with some force, but in most cases the force is too weak to be observed due to very large distance of separation। तो वो फोर्स वहां पे एक्ट नहीं होता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि उसका इफेक्ट हमें फील नहीं होता है। क्यों फील नहीं होता है? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वहां पे कम होता है, इसलिए वो हम फील नहीं कर सकते। Besides, gravity range is infinite, but the effect becomes weaker as objects move away। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है कि आप जितना दूर होते हो या जितना दूर होते हो, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर सेपरेशन बहुत ज्यादा है, तब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पे कम होता है। देन कुछ एग्जाम्पल्स है ग्रेविटी के। द फोर्स दैट कॉजेज द बॉल टू कम डाउन इज कॉल्ड एज ग्रेविटी। तो जैसे कि अगर कोई बॉल को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है? बाद में वो क्या होता है? वो बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आता है। तो नीचे क्यों आता है? क्योंकि अर्थ के पास जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फोर्स क्या करता है? वो बॉल को उसकी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। देन ग्रेविटी इज द फोर्स दैट कॉजेज अ रॉक टू फॉल, रॉक टू रोल ऑन अ डाउनहिल। और एक एग्जांपल है ग्रेविटी कीप्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। तो आपको जैसे पता है कि हमारी जो प्लैनेट्स है तो वो सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिवोल्यूशन जो है उनका, तो वो रिवोल्यूशन में हम क्या बोल सकते हैं कि दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो वो प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट में क्या करता है? कीप करता है, मतलब वो उनके ऑर्बिट को छोड़ते नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि वहां पे कंटिन्यू एक फोर्स एक्ट है जो उनको वो ऑर्बिट में क्या करता है? रिवॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। तो यूनिवर्स में there are four types of force basically। तो first है gravitational force, second electromagnetic force, then strong nuclear force and weak nuclear force। तो gravitational force के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। It is the force which is the weakest force out of four forces। When gravitational force is considered for massive objects such as sun, giant planet, gravitational force is considered to be strong as the masses of these objects are large। तो यहाँ पे अब हमें ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली वीक फोर्स है, लेकिन जब हम सन या फिर जायंट प्लैनेट्स के बारे में बात करते तब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंसिडर कर सकते हैं इट इज द स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इन ऑब्जेक्ट्स के मासेस क्या है? बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होता है? ज्यादा होता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अ टाइप ऑफ फिजिकल इंटरैक्शन दैट occurs between electrically charged particle। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी ऑब्जेक्ट्स में एक्ट करता है? इट एक्ट्स बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल। जो पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन इट एक्ट्स बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो अभी अगर उसका आप नेम देखते हो तो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे दो चीजों को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, ये दोनों भी फोर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो फोर्स न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर फोर्स बोल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स दैट होल्ड्स टुगेदर क्वार्क्स, दैट इज फंडामेंटल पार्टिकल that make up the proton neutron of the atomic nucleus and it holds the protons and neutron to form atomic nuclei। इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स।
अभी वीक क्या होता है, इट इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन प्रोसेस टू टेक्स प्लेस एट लो प्रोबेबिलिटी। तो वीक जो होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ही प्रेजेंट होता है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में ही हमें वेरी इंपॉर्टेंट लॉ हमें यहाँ पे देखना है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अभी ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज अ स्टेटमेंट फॉर दैट? तो ये लॉ क्या बताता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ सम फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एंड इट अट्रैक्ट्स विथ सम सर्टेन फोर्स, then that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लिया है F। ये F क्या है हमारा, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस मतलब कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स की मासेस हमें लेनी है, जो है m1 एंड m2। तो ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस का क्या लेना है, आपको स्क्वायर लेना है। तो इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मासेस की बात करें हम, तो मासेस अगर ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, अगर हम जायंट प्लैनेट्स या फिर सन, इनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके मासेस बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। तो ये था इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो m1 m2 जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड r इज अ सेपरेशन बिटवीन देम। तो ये था हमारा ग्रेविटी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि जब हम इस लॉ को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में पढ़ना है। तो यही स्टेटमेंट को मैं वापस लिखती हूँ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर करते हैं, इसका मास m1 है और इसका m2 है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम r कंसिडर करते हैं। तो अभी ये जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, अगर इसको हमें रिमूव करना है तो इसके लिए हमें कांस्टेंट लेना यहाँ पे जरूरी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो मैंने यहाँ पे g लिखा है, इसको बोलते हैं हम, दिस g इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है g की वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स है, ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये वैल्यू की जो g की जो वैल्यू है वो है g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये वैल्यू को आपको ध्यान में रखना है। ये वैल्यू हमें न्यूमेरिकल्स में इसको क्या करना है, यूज करना है। तो अगर यही फॉर्मूला को अगर हम g के फॉर्म में लिखते हैं, हमें अभी g का सपोज यूनिट लिखना है, तो यूनिट के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को g के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला वापस लिखते हैं, f इज इक्वल टू, विल राइट द फॉर्मूला अगेन, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो अगर g का फॉर्मूला हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये f इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। तो अगर इसका यूनिट हमें लिखना है तो हम यूनिट क्या लिखेंगे, f का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, r का जो यूनिट होता है, r इज अ डिस्टेंस, सो इट इज इन द मीटर। सो लेकिन यहाँ पे r स्क्वायर है तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे मासेस है, तो दो मासेस है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा kg स्क्वायर। तो ये है हमारा g का यूनिट, दिस इज अ SI यूनिट ऑफ योर g इज अवर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं अबाउट द फ्री फॉल कंसेप्ट। तो फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल का जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो, फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्रीली छोड़ते हो, कोई भी फोर्स उस पर हमें लगाना नहीं है, एक ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है और उसे जस्ट लीव करना है। जब आप ऑब्जेक्ट को लीव करते हो तो लीव करेगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन। तो यहाँ पे हमें कोई भी फोर्स नहीं लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल का कंसेप्ट ये है कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करता है जो कि होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स। या तो हम बोल सकते हैं
कि एक्सटर्नल free fall is defined as situation in which object moves only under the influence of what? Gravity. Then that is called as free fall. So external force acts on the ball which accelerates its movement, and this acceleration of free fall is known as gravitational acceleration. तो अभी gravitational acceleration का मतलब क्या होता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट है। पहले हम फ्री फॉल को खत्म कर लेते हैं। तो फ्री फॉल में आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब फॉल हो रहा है तो फॉल होते वक्त उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करेगा, आपको ऑब्जेक्ट को फेंकना नहीं है, जस्ट लीव करना है। तब जाके जो कंसेप्ट होती है वो होती है हमारी फ्री फॉल की कंसेप्ट। सो फ्री फॉल इज जस्ट अ डाउनवर्ड मूवमेंट विथ नो इनिशियल फोर्स और वेलोसिटी, कोई भी फोर्स नहीं लगाना है, जस्ट ऑब्जेक्ट को लीव करना है। तो ऑब्जेक्ट जब लीव करोगे तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, तो वो होता है हमारा फ्री फॉल। Therefore, free fall of any object is just a natural phenomenon on the earth without a support. अभी यहाँ पे हमने जो कंसेप्ट देखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को लीव करते, तो लीव करते तब क्या होता है, इनिशियली ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे है सपोज, तो उसका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है। जब आप ऑब्जेक्ट को लीव करते हो तब क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी, फिर वेलोसिटी क्या हो रही है, अभी चेंज हो रही है। जब ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हमें पता है जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है इसमें ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रहा है, ये एक्सेलरेशन किस वजह से प्रोड्यूस्ड हो रहा है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू मतलब क्या, एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके पीछे रीजन क्या है, ग्रेविटी है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो सी हियर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ इट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, the earth's gravitational force is responsible for this acceleration, and this acceleration is known as acceleration due to gravity. So it is denoted by the small letter g. आपने बहुत बार ये लेटर को देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्पल्स में, फिजिक्स में जब हम ग्रेविटी की बात करते तब हमने ये स्मॉल जी का सिंबल पढ़ा है। तो ये g को हम जो यूनिट देते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है इसलिए इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज सेम एज द यूनिट ऑफ योर एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। देन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि g, ये जो कैपिटल G है, मैंने आपको इसकी वैल्यू भी बताई थी। इट इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। देन m यहाँ पे क्या है, m इज द मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन विच वी आर कैलकुलेटिंग दिस g, एंड r क्या है हमारी, r इज द डिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हैं कौन से डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, वो होता है हमारा r, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी अ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर विच मीन डेंसिटी। सो हमारा जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पहले देखा था, तो इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे कि ये जो हमारी डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, m के नीचे हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब। सो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हमें m कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। तो g की वैल्यू हमें जैसे पता है, g की वैल्यू होती है gm अपॉन r स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू अगर यहाँ पे पुटअप करते, ये जो हमने यहाँ पे m कैलकुलेट किया, अगर m यहाँ पे पुटअप करते तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे g इज इक्वल टू 4/3 पाई, फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू है r स्क्वायर और ये r क्यूब, ये इसमें से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें मिलेगा यहाँ पे पाई रो r और g, मतलब पाई इंटू डेंसिटी इंटू r मतलब हमारा डिस्टेंस और g मतलब हमारी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हम g कैलकुलेट कर सकते हैं 4/3 पाई रो r इंटू g। तो
तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है मास एंड द वेट। अभी मास एंड वेट में डिफरेंस क्या है? बहुत बार हम मास या तो वेट ये वर्ड्स को बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिजिक्स में मास और वेट की कंसेप्ट अलग है। मास क्या होता है? मास इज अ अमाउंट ऑफ मैटर इन अ ऑब्जेक्ट, और वेट जो होता है वो होता है फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। मतलब वेट क्या है यहाँ पे? वेट एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ क्या करती है? ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो मास का कंसेप्ट यहाँ पे दिया है, इट इज डिफाइंड एज मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। मास ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम एवरीवेयर। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, मास और वेट में डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर एंड जी, या फिर हम बोल सकते हैं वेट। वेट क्या है हमारा? इट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। सेकेंड, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, इट इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, इट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो हमारा वेट होता है, वेट इट डिपेंड्स ऑन अ पोजिशन, ये चेंज होता है बिकॉज वेट डिपेंड होता है आपके ग्रेविटी के ऊपर, इसलिए वेट इज चेंजिंग बट मास इज नॉट चेंजिंग। देन जो हमारा मास का जो यूनिट होता है, मास को हम मेजर करते हैं केजी में, किलोग्राम में, और वेट जो होता है उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन में, क्योंकि वेट क्या है? एक फोर्स है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास। अगर आपको मास कैलकुलेट करनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। सो मास इज इक्वल टू वी इनटू डेंसिटी, और ये मास जो है ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन हम और एक जो फॉर्मूला है मास का वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मास इज इक्वल टू F अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, तो न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा था कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे m को क्या लिखेंगे? फिर मास का फॉर्मूला कैसे फॉर्म होगा? यहाँ पे F डिवाइड बाय a, तो वहां से हमने ये फॉर्मूला को लिखा है m इज F बाय a, m इज मास, F इज व्हाट? फोर्स, और a हमारा क्या है? यहाँ पे एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम मास के रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है उनको समराइज किया है, तो उसको फास्टली देख लेते हैं। मास ऑफ एनी बॉडी कैन नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एज इट ओनली हैज अ मैग्नीट्यूड, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इट्स लोकेशन। देन कॉमन बैलेंस इज यूज टू मेजर मास ऑफ अ बॉडी। अगर आपको मास मेजर करना है तो हमें क्या यूज करना होता है? कॉमन बैलेंस यूज करना होता है। देन ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या है? ग्राम एंड द किलोग्राम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी वेट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो वेट क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ मास बिकॉज of the pull of the gravity. So weight is the measure of force. Therefore weight will vary depending on the location. Mass of object remains same and that is on the earth or any planet, whereas its weight depend on its location. तो ये सेम चीज हमने यहाँ पे रिवाइज की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेट को यूज करने के लिए हमने यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया है। तो अभी वेट का फॉर्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेट क्या है? एक फोर्स है। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखती हूँ पहले, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स अगर हम बात कर रहे हैं अगर वेट की, तो वेट एक फोर्स है, तो हम फोर्स की जगह हम सपोज यहाँ पे वेट लिखते हैं, और ये है हमारा m, और यहाँ पे जब हम वेट के बारे में बात करते हैं तब यहाँ पे a की जगह हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम g का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? w इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर यहाँ से हमें मास को कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू w डिवाइड बाय g। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे वेट को समराइज किया है, फास्टली इसको भी देख लेते हैं हम। सो वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो, वेट जीरो हो सकता है। जैसे मैंने बोला आपको कि मास कैन नॉट बी जीरो, लेकिन वेट जीरो हो सकता है इफ द ग्रेविटी एसोसिएटेड इज जीरो, सच एज इन द केस ऑफ स्पेस। तो स्पेस में ग्रेविटी की वैल्यू अगर जीरो है, जी की वैल्यू अगर जीरो है, तो उस केस में आपका वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देन वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। देन वेट ऑफ बॉडी कैन चेंज विद द चेंज इन लोकेशन,
स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर द वेट। हमें कौन सा यूज करना है? स्प्रिंग बैलेंस यूज करना है अगर आपको कोई चीज का वेट मेजर करना है। देन ऐसा यूनिट ऑफ वेट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हमारा, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10, व्हाट इज द वेट ऑफ द अर्थ। तो वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मास हमें 10 kg दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम g की वैल्यू यूज करेंगे 9.8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा फॉर्मूला है w इज इक्वल टू m इंटू जी। तो आपको क्या करना है? मास को g के वैल्यू से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मास और ग्रेविटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा? हमारा वेट होगा। तो यहाँ पे 9.8 इंटू 10 98, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा? आपका 98 होगा। तो अगर कोई भी चीज का आपको मास पता है और आपको वेट निकालना है तो आपको क्या करना है? सिंपल आपको उस मास से और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है 9.8, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और तब जाके आपका क्या होगा? यहाँ पे वेट कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट विल सी अबाउट द थ्रस्ट एंड द प्रेशर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ थ्रस्ट? सो थ्रस्ट एक फोर्स ही है, इट इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन एक्सपीरियंस फोर्स फ्रॉम एनी डायरेक्शन, अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपको समझना है कि थ्रस्ट और फोर्स ये कोई अलग चीज नहीं है। थ्रस्ट एक फोर्स ही है, लेकिन ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर हो, जो सरफेस पे परपेंडिकुलर एक्ट करे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से, a force which is perpendicular to a surface is called what? Thrust. Then the effect of thrust on an area, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम प्रेशर का फॉर्मूला देख लेते हैं। सो प्रेशर इज व्हाट? प्रेशर इज थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना थ्रस्ट एक्ट होता है, सो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। सो प्रेशर इज व्हाट? इट इज अ थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। देन अगर हमें इस फॉर्मूला से अगर थ्रस्ट को कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे? प्रेशर और एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो प्रेशर इनटू एरिया विल बी व्हाट? योर थ्रस्ट। देन व्हाट इज द यूनिट फॉर दिस? अगर यूनिट की अगर हम बात करें तो प्रेशर इज व्हाट? थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो थ्रस्ट इज नथिंग बट इट्स अ फोर्स। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो थ्रस्ट जो होता है वो फोर्स ही है, इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, तो प्रेशर का यूनिट बन जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। ओके, सो 1 पास्कल प्रेशर कब एक्ट होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगा, और कहाँ पे अप्लाई होगा वो? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे अगर अप्लाई होता है तो हमारा जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 1 पास्कल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा बायोंसी का। तो बायोंसी इज व्हाट? बायोंसी इज नथिंग बट इट्स आल्सो अ फोर्स ओनली। लेकिन जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो फ्लूइड्स में जो भी फोर्स एक्ट होता है वो होता है हमारा बायोंट फोर्स। सो द व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ वाटर, इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ओवर अ वाटर ड्यू टू इट्स वेट। एट द सेम टाइम वाटर आल्सो एक्सर्ट अपवर्ड थ्रस्ट ओवर द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पानी में डालते हो तो क्या होता है? पानी के ऊपर वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उसी के अकॉर्डिंग पानी भी क्या करता है? वाटर भी क्या करता है? एक अपोजिट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट करता है। देन इफ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन अपवर्ड थ्रस्ट बायोंसी बाय वाटर, देन ऑब्जेक्ट सिंक्स इन द वाटर, अदरवाइज इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। मतलब क्या? अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, कोई वाटर में अगर आप उसको डालते हो और अगर वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, अगर उसका फोर्स ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा है, किससे? अगर आप जो वाटर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उससे अगर उसका फोर्स ज्यादा है तो वो क्या होगा? पानी में सिंक हो जाएगा। और अगर आपका बायोंट फोर्स अगर ज्यादा है, बायोंट फोर्स मतलब क्या? इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द ऑब्जेक्ट, देन वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पानी के ऊपर क्या करेगा? फ्लोट करेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बायोंसी इन एवरीडे लाइफ, तो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पे हम बायोंट फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो स्विमिंग इन अ वाटर, एनीवन कैन बी एबल टू स्विम इन वाटर बिकॉज ऑफ व्हाट? अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द वाटर। तो पानी में आप स्विम कर सकते हो। क्यों स्विम कर सकते हो? क्योंकि वाटर इज ऑल्सो एक्सर्टिंग अ अपवर्ड फोर्स ऑन यू, दैट इज अ बायोंट फोर्स। देन फ्लाइंग ऑफ अ बर्ड और एरोप्लेन्स। So since air is a fluid, thus it also exerts upward thrust over the object. Therefore, because of upward thrust of air, a bird and the aeroplane can also fly in the air. Then, which are the factors that affects the buoyancy? तो दो factors होते हैं जो buoyancy को affect करते हैं। एक होता है volume और दूसरा होता है हमारा density। तो ये कैसे affect करते हैं वो देख लेते हैं। Volume of object,
buoyant or upward thrust exerted by fluid increases with the volume of object immersed in it. तो जितना बड़ा वॉल्यूम होगा आपके ऑब्जेक्ट का उतना ही आपका buoyant force भी क्या होगा, ज्यादा होगा. And how it affects the density? Then the buoyant force or upward thrust increases with the increase in the density of the fluid. अगर डेंसिटी आपके फ्लूइड की ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका जो अपवर्ड फोर्स होगा, जो कि buoyant फोर्स होगा, वो क्या होगा, आपका ज्यादा होगा. So this is a cause that it is easier to swim in sea water. तो ये आपको न्यू रीजन में पूछ सकते हैं कि why it is easy to swim in a sea water than in a river water. क्यों? क्योंकि सी वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है और उसकी वजह से सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है रिवर वाटर से. इसलिए डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से सी वाटर में आप क्या कर सकते हो, इजीली स्विम करना पॉसिबल होता है. सो सी वाटर इज सलाइन, सॉल्ट डिजोल्व इन सी वाटर इंक्रीज द डेंसिटी एंड वो क्या करता है, अपवर्ड थ्रस्ट या हम बोल सकते हैं buoyant फोर्स जो होता है सी वाटर का वो रिवर वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है. तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो आर्किमिडीज वाज वन साइंटिस्ट, तो उसने प्रिंसिपल या फिर हम बोल सकते हैं एक लॉ बोल सकते हैं. So the upward buoyant force that is exerted by a body immersed in a fluid, whether partially or fully submerged, is equal to weight of a fluid that body displaces and acts in the upward direction at the center of mass of the displaced fluid. तो इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं. तो देखिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हमने एक कंटेनर में पानी लिया है. हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट को इस कंटेनर में हमें पुटअप करना है. तो जब आप देखते हो जब ऑब्जेक्ट बाहर था तो ये जो वाटर की लेवल थी यहाँ पे ये क्या थी, कम थी. लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर इंसर्ट किया तो क्या हो गया, ये वाटर की लेवल यहाँ पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. तो यहाँ पे क्या हुआ है, पानी क्या हुआ है, यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप फ्लूइड में इंसर्ट करते हो तो फ्लूइड क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसको हमने बोला था buoyant फोर्स. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स या कितना अमाउंट ऑफ buoyant फोर्स कोई भी फ्लूइड कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, एक्सर्ट करता है. तो स्टेटमेंट हम वापस देखते हैं. Upward buoyant force exerted on a body immersed in a fluid, whether partially or fully submerged. तो ये buoyant force is equal to कितना होता है ये, it is equal to weight of a fluid the body displaced. तो जितना weight of fluid body क्या करेगी, displace करेगी, उतना amount of buoyant force उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, एक्ट होता है. तो upward buoyant force is equal to what, weight of a water displaced. Then फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं. तो फॉर्मूला है यहाँ पे, it is Fb is equal to rho into g into v. तो rho क्या है, हमारी डेंसिटी है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और v हमारा क्या है, वॉल्यूम है, और Fb क्या है, हमारा buoyant फोर्स है. तो buoyant फोर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट हाउ मच buoyant फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट करना है आपको, तो इनिशियली आपको क्या करना है, जब ऑब्जेक्ट को आप इंसर्ट नहीं कर रहे हो तो इसका सपोज इनिशियली कुछ तो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम आपको v1 कंसिडर करना है. यहाँ पे सपोज इसका वॉल्यूम यहाँ पे v1 हम कंसिडर करते हैं और जब हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो ये हमारा वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो इस लेवल को हम v2 कंसिडर करते हैं. तो हमें क्या करना है, जो हमने अभी फॉर्मूला देखा है इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा है तो इस फॉर्मूला में हमें क्या करना है, ये जो v हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये v की वैल्यू हमें पुटअप करते वक्त क्या करना है, इसमें हमें v2 माइनस v1 करना है. तो दोनों वॉल्यूम की हमें सब्सट्रैक्शन लेनी है और जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आपको पुटअप करना है. तो इस तरह से हम buoyant फोर्स को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. हे मध्ये काय गॅप झाला तर तो काढून टाकत जा. अभी हम नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में देखते हैं, दैट इज अबाउट द फ्लोटेशन. तो फ्लोटेशन क्या है, इट इज अ प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स वेट. तो कितना buoyant फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, इट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट्स वेट. सो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट्स इमर्स्ड इन द फ्लूइड. तो कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा वाटर का, जितना वॉल्यूम वो ऑब्जेक्ट का है. सो द ऑब्जेक्ट्स वेट एक्सीड्स द अपथ्रस्ट एंड ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द फ्लूइड.
इफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स द अपथ्रस्ट इट फ्लोट्स बीइंग इमर्स्ड। मतलब क्या, अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा और सिंक कब करेगा? ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करेगा? जब आपका बायोन फोर्स ज्यादा है ऑब्जेक्ट के वेट से, और ऑब्जेक्ट सिंक कब करेगा? अगर आपका बायोन फोर्स क्या है, आपके ऑब्जेक्ट के वेट से क्या है, कम है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट का वेट जब ज्यादा होगा बायोन फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। और आपका अगर बायोन फोर्स कम है आपके वेट से, देन एट दैट टाइम इट इज गोइंग टू सिंक इन द फ्लूइड एंड फ्लोट कब करेगा? जब आपका बायोन फोर्स आपके वेट से क्या है, ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सेम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक यहाँ पे हमने रीअरेंज किया है। सो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। सो m इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यूनिट क्या है डेंसिटी का? सो मास जो होता है वो हमारा kg में होता है, और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में होता है। तो डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? kg पर मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट द रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? फॉर अ कन्वीनियंस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज एक्सप्रेस्ड इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, दस व्हेन डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन कंपैरिजन विद वाटर। तो रिलेटिव का मतलब क्या है? इन रिलेशन विथ समथिंग। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आप वाटर के डेंसिटी से कंपेयर करते हो तो उसी को बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो आपको इन दोनों का क्या लेना है? रेशो लेना है। ये रेशो की जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो इसको कोई भी यूनिट नहीं, क्योंकि ये दोनों भी हम यहाँ पे डेंसिटी सिमिलर क्वांटिटीज ले रहे हैं, दैट्स व्हाई इट डू नॉट हैव एनी यूनिट।